नीतीश कुमार जो है वो पीएम पद के दावेदारी का उनका बार बार उठ रहा है कि पीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे। क्या लग रहा है कि वो पीएम बनेंगे? ये जो इलेक्शन में बताएगा, अभी तो ऐसे कुछ लग नहीं रहा है। बिहार में भले ही उनका जो रोल हो, पर पीएम बनने के लिए तो ओवरऑल ऑल इंडिया में उनका एक छवि होना चाहिए ना। उनका वो ऐसा मतलब लोगों को दिखना चाहिए। और पीएम सिर्फ बिहार के लोग नहीं बनाते ना, ऑल इंडिया के लोग बनाते हैं। तो वैसा पूरे इंडिया के लोग अगर वो उस टाइप के सोचते हैं उनके बारे में तो बन सकते हैं, व्हाई नॉट। ये बताइए अंकल कि मैंने नीतीश कुमार के पीएम पद के दावेदारी का उनके पार्टी से नारा लग रहा है कि पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देखिए ये सब नारा, ये सब प्रेस का है, किसी का नहीं है। आज के ज़माना में कौन पीएम बनेगा, कौन क्या बनेगा, कोई नहीं बता सकता है। अब देवगौड़ा गुजराल बने, उसको उनको खुद नहीं मालूम था, इसलिए कब कौन क्या बनेगा पहले वाला ज़माना नहीं है कि नीचे से तब क्या आता है। अब कहीं भी कोई भी लुच्चा लफंगा चाहे कहीं भी कोई भी कुछ बन सकता है, कोई नहीं बता सकता आज के ज़माना में कब क्या बनेगा। अब देखिए लुच्चा लफंगा का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो तो 8 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। पीएम का कोई थी क्राइटेरिया नहीं रह गया, इंडिया में कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया। उनको दावेदारी प्रस्तुत करनी चाहिए कि नहीं? देखिए कोई नहीं, वो समय आएगा, इलेक्शन आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही डिसाइड कर। जो अभी बोल रहा है सब ऐसे बोल रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही फाइनल होगा कि कौन क्या बनेगा। इसे कहने से कि कोई नहीं कह सकता अभी आज के डेट में, कोई नहीं, या दुनिया में कोई नहीं कह सकता कौन पीएम बनेगा। कोई नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? इतना माने राजनीतिक करियर उनका ये रहा है, माने इतना सफल रहा है, 8 बार मुख्यमंत्री बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए, तो उनको नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, उनके हक में नहीं मिलना चाहिए। रखना उसका अपना होती है, मत है, लेकिन देश की जनता का भी तो मत होना चाहिए। तो वो तो नहीं है उनके साथ में। देश की जनता का मत क्यों नहीं है? विपक्ष को तो इतना एक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, सबको अपना कोशिश करने का मौका मिलता है, वो भी अपना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने में कोई दिक्कत है नहीं उनको। ममता बनर्जी भी करेंगे, केजरीवाल भी करेंगे, जब सब लोग एकजुट हैं तो। बिहार को और अच्छा चेहरा मिल गया ना, उस दिन ये सीएम भी नहीं रहेंगे। बस एक अच्छा चेहरा का जरूरत है बिहार में, जिस दिन मिला वो सीएम भी नहीं रहेंगे। अच्छा चेहरा क्या लग रहा है? अभी कोई नहीं दिख रहा आपको? नहीं, फिलहाल किसी पार्टी में अभी फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है। जिस दिन बीजेपी को सबसे अच्छा चेहरा मिल गया ना, उस दिन किसी का नहीं चलने वाला। सम्राट चौधरी का तो बात उठ रहा है अभी। हाँ, सम्राट चौधरी हैं, लेकिन थोड़ा सा भी हमको लगता है कि हल्का सा उनको टाइम लगेगा। फलने फूलने की आवश्यकता है बिहार में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, फलने फूलने की आवश्यकता है उनको। नीतीश कुमार जो है पीएम बनेंगे कि नहीं, उनको दावेदारी प्रस्तुत करनी चाहिए कि नहीं? सबसे पहले आपने बोला था कि 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण ले चुके हैं। 8 बार बोले ना आप? कितना समय हुआ? एक चुनाव 5 साल में होता है, 40 साल। हर 2 साल के बाद अपना पार्टी चेंज करते हैं, शपथ ग्रहण लेते हैं। मोरालिटी तो यहाँ उनका 2-3 दिन में ले लेते हैं। हाँ, तो अभी देखिए पहले आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, तो लोग ठगने का काम तो शुरू से करते आ रहे हैं। और लोग बस, अभी एक मैडम बोली थी, पाउच और पन्नी पर लोग वोट अपना दे देते हैं। तो ये बिहार में चलता आ रहा है। अभी टीचर वाला बाली चल रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि अभी करेंगे, अब बीपीएससी से एग्जाम लिवाएंगे, कभी कुछ करेंगे। इससे पहले अयोग्य टीचरों की बात कर रहे हैं। तो आप अयोग्य टीचरों से जो इतना दिन से परवार है बच्चों का, उसका तो फ्यूचर खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब फिर कह रहे हैं एग्जाम लेंगे, जो फेल होगा उसको भी रखेंगे। एग्जाम अगर कोई आदमी फेल हो जाता है तो उसको वहाँ नीचे कर दिया जाता है ना। हाँ, आप कह रहे हैं कि फेल हो जाने के बाद भी हम उसी टीचर से पढ़वाएंगे, उसको हम बाहर नहीं करेंगे। हम लोग एग्जाम की तैयारी करते फेल हो जाते हैं तो क्या हम लोग को नौकरी मिल जाती है और भी कंपटीशन में? फिर टीचर को क्या दोबारा रखिएगा, उसी फेल वाले टीचर को आप बाहर कीजिए ना। उनको 3 अटेम्प्ट दे रहा है, 3 अटेम्प्ट के बाद भी फेल हो रहा है टीचर, फिर भी आप बोल रहे हैं कि वो पढ़ाएगा। मतलब वोट की राजनीति कर रहे हैं आप, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। आज आरजेडी में, कल बीजेपी में, फिर बीजेपी से फिर आरजेडी में आप वोट ले रहे हैं किसी और चीज़ के नाम पर। 40 सीट भी नहीं है आपके पास और आप मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं। ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है, मतलब जॉर्ज फर्नांडिस तो संयोजक बन के रहे एनडीए के, तो क्या लग रहा है कि पीएम कम से कम बने ना बने, यूपीए के संयोजक बन के रहेंगे कि नहीं? नहीं रहेंगे। वो भी नहीं रहेंगे। जनता सब ठगा महसूस कर रहा है अभी ना। वो ठग, आप इस तरह का दल बदल कीजिएगा। मान लीजिए फ्रेंडशिप में आप मेरे फ्रेंड हैं, हम आपको बहुत गुड बात बता दिए, अब फिर मेरे दुश्मन के पास आप चले गए तो हम क्या फील करेंगे आपके बारे में? सही बात है। बिल्कुल नीतीश कुमार तो यही कर रहे हैं, कहीं स्टैंड करते नहीं हैं। तो जनता का भरोसा उनसे उठ गया है। हाँ, वो चाहे जितना मतलब कुर्सी के लिए वो दल बदल कर रहे हैं, तो इसमें तो उनका वेट लूज हो गया है। सब जगह जानते हैं, अभी एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसका क्या कोड है। अब पहले तो लोग डायरेक्टली पूछने से डरता था, लेकिन क्या लग रहा है अब मैंने इशारा में लोग पूछ ले रहा है कि आपका कोड क्या है? हाँ, जातिगत जनगणना का जो कोड मिला है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग को वायरल हो गया है।
तो हमारा भी कोड मिला है 165। हाँ। समझे ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन कुमार मेरा नाम हुआ। तो नितिन कुमार पहले लिखते थे, अब लिखेंगे नितिन 165। हाँ वो तो है। वो समझ जाएगा लोग धीरे धीरे, चूंकि वो चलन में आ जाएगा। और जातिगत जनगणना जरूरी था 1931 के बाद की, कब नहीं हुआ आज़ादी के बाद से, तो ये होना जरूरी है। जब कुत्ता बिलाई बाघ बकरी सबका जनगणना होता है, सारस, तो ये भी होना भी जरूरी है। तो किसी का 166 है, किसी का 120 है, हमारा 165 है। तो हम इस चीज को 168 हाँ 168 है हमारा। अच्छा। तो हम उसी के नाम से जाने जाएंगे मैडम। अच्छा, चलिए आपका नाम है नितिन 168 हो गया। अच्छा भाई, यही बताइए कि क्या लग रहा है कि 168-65 से कोई फायदा होगा? बहुत फायदा होगा हमको। जितना अधिकार, जितना ये है जातीय है, जितना उतना अधिकार मिलेगा, जरूर फायदा मिलेगा। हाँ। एकदम। सरकार भी देखिए कह रही है कि जिस तरह से जाति जनगणना होगा, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि बिना किसी डाटा के ही लोगों के फायदा जो है उसके खाता तक पहुंच जाता है, उसी तरह से विकास का रूपरेखा तय होता है। जगदेव बाबू कहे थे 90-100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू का कहा हुआ है। तो हमको जितना है हमारा जाति है उतना अधिकार मिलना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। इसमें टेंशन क्या है? हम लोग ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा, कम होंगे तो कम मिलेगा। जनगणना तो अच्छा चीज है। अधिकार है मैडम, जितना है उसको उतना मिलना चाहिए। हमारा अगर 25 पैसा होगा तो हमको 25 मिले, लेकिन जनगणना तो होनी चाहिए। इससे विकास में हर चीज में जो एक विषमता मूलक जो व्यवस्था है उसमें एकदम ये होगा, इसलिए जातिगत जनगणना होना चाहिए उसके पेपर। अच्छा, पहले जो है देखिए कि पहले लोग है कि डायरेक्टली कास्ट पूछने से या अपना कास्ट बताने से थोड़ा कतराता था, लेकिन क्या लग रहा है कि अब ये जो सिस्टम आया है इससे कास्ट को लोग और हाईलाइट करेगा क्या? देखिए, कास्ट को तो मेन मुद्दा है कि कास्ट वाइज ही किया गया है। तो हाईलाइट तो होना ही है। और ये बढ़कर थोड़ा पहले से और ज़्यादा आएगा। और ये अच्छा भी है, जानकारी लोगों को होना भी चाहिए। अच्छा, सरकार तो कहती है कि हम लोग जनगणना इसलिए कर रहे हैं कि माने सबका पता चले कि कौन जाति कितना है, तो उसी हिसाब से हम लोग विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हाँ, ये विकास का मार्ग नहीं, ये गड्ढा में विनाश का मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं। आज तक जितना समय से जनगणना हुआ कभी इस तरह का नहीं हुआ था, कभी आज तक विकास नहीं हुआ। आज विकास होगा। अभी तक विकास नहीं किए नीतीश बाबू, आज विकास करने जाएंगे जनगणना कर करके। इतना दिन से कोड नहीं बताया गया था, अब हो सकता है कोड बताया जाएगा तो विकास हो जाएगा। जनगणना के नाम पर हजारों करोड़ जो निकलेगा उसमें से कुछ छिटाई होगा, बाकी पॉकेट में जाएगा नेताजी के। इसी के लिए जनगणना है। ये कभी फाइनल होने वाला नहीं है। फाइनल होगा ही नहीं। आके दरवाजे पर एगो नंबर लिख दिया, किसी से पूछा ही नहीं कि कौन है, कौन रहता है, किसका मकान है। घर का बाहर निकलेगा आदमी तब देखेगा अरे मेरा ही नंबर यहाँ तो नंबर लगा हुआ, नंबर लगा हुआ, एगो नंबर लिखा हुआ है मकान पर। जनगणना हो गया, किराएदार का जनगणना ही नहीं हो रहा है ना। हवा पका हुआ है, सब कुछ है नहीं। इसका कुछ परिणाम नहीं आएगा बढ़िया। बताइए, एक और बाबा है यहाँ पे। कौनो जाति का हो, शासन को चाहिए कि हम सबका भला करें। जिसको खाने को नहीं हो उसको खाने को दे दे, जिसको पहनने को नहीं उसको वस्त्र दे दे, जिसको रहने का नहीं उसे घर दे दे। यहाँ जात का कहाँ सवाल उठता है? पुलिस जो है वो आजकल बहुत मतलब ये बोलना थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन पिटा जा रही है ना, पिटा जा रही है। क्यों ये सब हो रहा है? ये देखिए, पब्लिक का गुस्सा है। मतलब आप देखो, पुलिस को ना पब्लिक एक आइडियल फिगर, आइडियल रूप में देखता है। पुलिस बहुत सम्मानजनक एक पोस्ट होता है पब्लिक के नज़र में, और अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्राइम को, उस केस में गुस्सा आ रहा है पब्लिक का, और उस वजह से ऐसा हो रहा है। और मेरा मानना है कि पुलिस थोड़ा और सिंसियर होकर काम करे, गवर्नमेंट थोड़ा एम्पावर करे तो चीज़ें सुधर सकती हैं। पुलिस का जो है वो मतलब क्यों कंट्रोल खत्म होते जा रहा है जनता पर से, और जनता का भरोसा क्यों उठते जा रहा है पुलिस के हाथ में? कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये प्योर जंगल राज आपका आ गया है। अफसर जो चाह रहा है वो कर रहा है, मनमानी। आज ये गर्मी में देख रहे हैं कि क्या दशा हो रहा है। इसलिए पुलिस को क्या करें, आम जनता को पूछे कि क्या दिक्कत है। जो है पुलिस तो पिटा ही रहा है। पुलिस के हाथ में है क्या?
तो पुलिस बेचारी पिटा रही है, उसका एक इज्जत है, तो ये सब नहीं ना होना चाहिए। नहीं होता इज्जत, ये तो सरकार को सोचना है ना। सरकार क्या कर रही है? दावत खा रही है और हम लोग खिला रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं जो है, और करना पड़ेगा कि चाचा भतीजा के चक्कर में। पुलिस का सम्मान वापस कैसे आए? हाँ, एक मिनट, अभी वापस आते हैं। सम्मान आ जाएगा। योगी जी जैसा सीएम अगर हर जगह हो जाए तो पूरा हिंदुस्तान जो है, जैसे उत्तर प्रदेश सुधर रहा है, पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। कहीं न कहीं जनता के नजर में पुलिस का सम्मान और पुलिस का थोड़ा सा डर ये भी होना चाहिए, है ना? एकदम बिल्कुल सम्मान है और उनसे डर है। लेकिन इसको बढ़ावा देने में किसका हाथ है, आप खुद समझ रही हैं। आप खुद ही अनुभव है कि पुलिस को सम्मान हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ से हमको बल मिल रहा है, कहाँ से हमको फोकस मिल रहा है, ताकत, ये तो आप कुछ समझ पा रही हैं। पुलिस जो है जहाँ जा रही है, दारू पकड़ने जा रही है तो दारू माफिया पीट दे रहे हैं, बालू पकड़ने जा रहा है तो बालू माफिया पीट दे रही है। पुलिस का सम्मान इतना तेजी से काहे गिरते जा रहा है? इसलिए गिरते जा रहा है कि बिहार सरकार का कंट्रोल नहीं है, जगह जगह पे दारू मिल रहा है, और सरकार चाहेगी तो जितना पहले मिलता था उससे कहीं 4 गुना ज्यादा मिलता था, और हर एक जगह मिलता था। जान जाइए, पुलिस का सम्मान वापस लोगों की नजर में कैसे जागे? जब वो रेड करेगा, पकड़ेगा, उनको सब पता है कि कहाँ मिलता है, जानकारी रहता है, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। तब पकड़ने जाते हैं तभी ना लोग मारता है जी। तो प्रोटेक्शन के साथ, फोर्स के साथ जाए, ऐसा तो उनके पास हथियार है, सब कुछ है। लोगों में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए? पुलिस तो हमारे सुरक्षा के लिए है ना, तो उसका थोड़ा सम्मान नहीं होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। देखिए, जो पीते हैं रोक लग जाएगा मैम तो सब वो छोड़ देंगे, लेकिन जब मिलेगा तो लोग लेंगे ही लेंगे, किसी न किसी रूप में ले ही लेते हैं। चाहे ओकेजनली ले, चाहे परमानेंटली लेते ही रहते हैं। देखिए, अब बेचने वाला का जस्टिफिकेशन रहता है कि मिलता है तब ना पीते हैं, अब पीने वाला का जस्टिफिकेशन रहता है कि बेचता है तब ना पीते हैं। तो इस तरह का चीज जो है ना, कोई ये तैयार नहीं है कि कोई जिम्मेदारी ले। गांव में हम सुने हैं कि गाय भैंस को देने वाला जो सुई होता है उससे भी शराब बनता है, उसे स्प्रिट में दिया जाता है। टैबलेट आता है, उसको सड़ा करके ये लोग, हम सुने हैं, मेरी काम वाली लोग बताती हैं कि ये लोग सड़ा करके उसको और फॉर्मेट करके उससे वो कोई भी फॉर्मेट किया हुआ चीज में नशा होता है। तो वो क्या जाता है पेट के अंदर, वो तो गॉड नोज। ये लोग जमीन के अंदर उसको गाड़ के रखते हैं, पुलिस आती है, पैसा लेती है, चली जाती है। हाँ, मेन बात यही है, पुलिस जो है ना वो ध्यान नहीं देती है। थोड़ा सा इसी सोच ध्यान देना जरूरी है। पीने वाला तो पी ही लेगा, वो मिलेगा तो पी लेगा, उसको लालच आ जाता है। अच्छा, देखिए कि शराबबंदी के बाद कितना अधिकारी लोग, कितना विपक्ष का लोग बोला कि शराबबंदी कानून पे समीक्षा बैठना चाहिए, और समीक्षा होना चाहिए कि इस कानून में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, लागत में कितना कमी आया, कितना लोग पकड़ा गया, इस सब पे समीक्षा होना चाहिए। क्या लगता है, समीक्षा की जरूरत है क्या? देखिए, कोई समीक्षा की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो समझिए कि उस हाथ में बैठे हुए जो शराब बनाने का काम करता है, ये जो किए हैं उसमें क्या शराब रुकने वाला है? जो कम्युनिटी शराब बनाता है उसी के साथ ही गोदी में बैठे हुए हैं। एकदम सही। ये तो कंट्रोल किसी कीमत पर नहीं होगा। और ये सब बिल्कुल है, जो इनका जो एजेंडा था CCC का, करप्शन, कम्युनिटी और ये भ्रष्टाचार का, वो कहाँ चला गया? आज तो उसी के गोद में बैठे हुए हैं। ये सब बेकार की बात है, ये सब चीज से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये सब खत्म है। ये और बढ़ेगा। और 1 मिनट उसका जवाब है। 1 मिनट, जब तक ये चीफ मिनिस्टर नीतीश बाबू उड़ेंगे तब तक शराबबंदी नहीं होगा, क्योंकि उनका प्रेस्टीज है, ये मान के चलिए। जब वो हटेंगे तो हो जाएगा। जब वो हट कह रहे हैं सर कि जब वो हट जाएंगे तो शराबबंदी खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए, वो शराबबंदी तो अपना एक प्रेस्टीज इशू बनाए हुए हैं मैम। ये तो क्या है, ये तो अपना एक डिसीजन ले ले। जब अगर राजा, अगर ये हो जाए, अगर घर का गार्जियन अगर बेवकूफ निकल जाए तो समझिए उस परिवार का क्या स्थिति होगा। सही बात। हाँ, ये कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो सुर सुंदरी आज का है, पूरे मैंने जब से ब्रह्मांड शुरू हुआ तब से है, आप उसको रोक के रखे हुए हैं। ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप शराब को रोक दीजिए, आपको दूसरे चीज को रोक दीजिए, इससे थोड़े होगा। अच्छा, देखिए, हमको एक आदमी ये भी बोल रहे थे कि पहले कहते हैं कि शराब के कारण घर बर्बाद हो रहा है और लोग नहीं देता है घर में पैसा। तो पहले मैंने 200 रुपया का शराब मिलता था तो लोग 300 रुपया 500 कमाता था, घर में दे देता था। अब वो इधर हुआ मिल रहा है 400 रुपया का, तो 400 का शराब पी जा रहा है, 100 रुपया लेके घर जा रहा है। तो शराबबंदी जो है, मतलब शराबबंदी तो कराना जरूरी था, लेकिन ध्यान किसी का नहीं है। गली गली तो नहीं घूमता कोई, करेगा भी नहीं। लेकिन इंटेंशन गलत हो जाएगा कि अब 4 लाख मिलेगा, चलो साला मेजोरिटी में गरीब आदमी अब सोचेगा मर जाओ तो अच्छा है, गरीब 4 लाख मिलेगा। उसका नेचर कुछ और है, बहुत गंदा। वो 4 लाख का लगातार जो आप चर्चा कर रही हैं उसका नेचर कुछ और है। 302 धारा आपने देखा होगा, मर्डर केसेज है, उसमें 302 धारा लाया, किसी का कोई मर्डर कर देता है तो मर्डर करने
वाले का आजीवन करवास होगा। लेकिन जो मरते हैं, जो मृतक हैं, वह निर्दोष मरे तो सरकार एक नियम लाई थी कि मृतकों के परिवार को मुआवजा दी जाएगी। बस जस्ट लाइक वही है कि शराबबंदी में जो शराब बेचने वाले हैं, कारोबारी हैं, उनको सजा दी जा रही है और मृतक है उसके लिए सरकार जो है अनुदान की व्यवस्था। तो मृतक मासूम कैसे हुई सर? शराबबंदी में जो शराब पी रहा है वो मासूम कैसे हुआ? वो निर्दोष कैसे हुआ? वो तो कानून तोड़ रहा है। ये स्पष्ट है। एक चीज जो पटल पर आया है कि शराब माफिया, शराब बेचने वाले लगातार जहां शराब बंदी है वहां पहुंचा रहे हैं, और जो आदत खराब है या गरीब है या फिर इलिटरेट के शिकार हैं, वैसे लोग अगर पी लेते हैं तो उनको सरकार की नज़रों में लगा कि ये प्रथम दृष्टया यह निर्दोष हैं और इनको जो है जैसे हत्या की जाती है उस तरह शराब ला करके, जहरीली शराब ला करके इन तक पहुंचाया गया और ये मरे हैं। इसलिए उनके परिजनों को मुआवजा की राशि मुहैया की जाती है। जस्ट लाइक आपको बताया भी है। ई रिक्शा का जो है भाड़ा भी सुने हैं कि मन जितना मन उतना ई रिक्शा वाला भाड़ा लेता है। सही बात है क्या? सही बात है। आज हम लोग आए हैं, जहाँ पर का 10 रुपया वहाँ का 15 रुपया लेता है। हाँ, 10 रुपया जहाँ का भाड़ा है वहाँ का 15 रुपया ले ही लेता है। तो आप लोग मना नहीं करते हैं? बोलते हैं तो बोलता है कि भाई किसी से पूछ लो, ऐसा ही लेता है। हाँ, ई रिक्शा वाला से पूछवाएगा तो ई रिक्शा वाला झूठ बोल देगा जी, बोल देगा कि नहीं 15 रुपया नहीं भाड़ा है, 10 रुपया भाड़ा। ई रिक्शा वाला तो ई रिक्शा वाला क्या बात मानेगा? तो एक गुट रहता है ना उन लोगों का, एक ही गुट रहता है, जो बोलेगा वही बोलेगा, हम लोगों का बात थोड़ी मानेगा। और जहाँ मन तहाँ भी कहता उतार देता है रिक्शा वाला का, कोई रूटता ही नहीं है। सही है। हम लोग आज गांधी मैदान में बोले थे गेट नंबर 12 पे उतारने के लिए, उतार दिया एक ही पे, फिर घूम के चक्कर लगाना पड़ा। बाप रे, अब तनी बड़का आगो है गांधी मैदान, सोचिए कितना चक्कर लोग मारे होंगे। नहीं बहुत ज्यादा। यही सब ना बात है कि ई रिक्शा वाले जो है ई रिक्शा का नाम सुन के आए हैं दौड़ के। यही बताइए कि आप लोग के बारे में सब कहता है कि जाम आप लोग खूब लगाते हैं। सब नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। सब बता नीतीश कुमार जी करते हैं। आप लोग हवा खरीदवा दिए कि प्रदूषण बढ़ रहा है। हाँ, क्या करें, हम लोग लेके चला रहे हैं। हाँ, अब परमिट आप लोग को नहीं मिला है? परमिट कहाँ मिला? सुने आजकल खूब माने परमिट बनाने के नाम पर 8,000 रुपया लग रहा है। नहीं ना, तो आप लोग बनवा रहे हैं परमिट? नहीं बनेगा तो नहीं बनवाएंगे। तब तक पुलिस पकड़ेगा? जो पुलिस पकड़ेगा तो फाइन भरना पड़ेगा। एक बार पुलिस पकड़ता है तो कितना फाइन लगता है? अरे फाइन नहीं कहिए, जितना मन उतना कर देता है। जितना मन उतना, जितना मुँह खुल जाए। जितना मुँह खुल जाए। बताइए, देखिए ट्रैफिक जो पब्लिक है उससे तो लुटवे करेगा, इन लोगों को देगा तो। हाँ, बताइए, देखिए आमने सामने है दो लोग, ये कह रहे हैं कि हमसे सरकार लूटती है और ये कह रहे हैं कि हमसे ई रिक्शा वाला लूटता है। तो दोनों में से किसका बात सही है? किसका? ई रिक्शा वाला क्या लूटेगा? इनसे जो है सरकार लूट रही है और इनसे जो है ये लूट रहा है। भरिएगा नहीं ना, हम लोगों से लीजिएगा ना। हाँ, देखिए जब आपका फाइन कटेगा तो हम लोगों से नहीं भरपाई कीजिएगा, आप तो अपने घर से लगाइएगा नहीं। कमाएंगे जो है ना लगाएंगे, कमाइएगा और वही 10 रुपया की जगह वहाँ पे 20 रुपया लीजिएगा। 20 रुपया कहाँ से ले लेंगे? जो भाड़ा है जो है ना लेंगे। नहीं भाई, आप लोग लेते तो हैं, ऐसे मत बोलिए। हम भी चलते हैं रिक्शा से, हम भी चलते हैं ऑटो से। ये लोग जो है जानते हैं जब जाम नहीं रहेगा, मैंने खड़ा कैले रहेंगे तो आपको जाने का ही है गांधी मैदान, तो इतना जोर डालेंगे कि आप चल जाइएगा बोरिंग रोड। और जाम लगा रहेगा तो मैंने भैया बाबू करते रहिए, लोग नहीं बैठाएंगे, भाड़ा लेंगे 10 रुपया का 20 रुपया सीधा। ऐसे बात सही में होता है कि नहीं होता है? चलिए झूठ नहीं बोलिए, होता है कि नहीं जी? देखिए देखिए, यात्री ने बताएगा कि होता है कि नहीं होता है। देखिए मैम बहुत दूर से आए घूमने, ठीक ना? पूरा रुपया भी खर्चा हो गया। हम सोचे थे नहीं उतना हो लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा काफी भाड़े में खर्चा हो गया। चाट पकौड़ी कैसे खाएगा जी लोग, बताइए तो जी। देखिए यहाँ पर मैंने आप जामे कंट्रोल करने के लिए खड़ा है, सब बोल रहा है कि ई रिक्शा जहाँ मन वहाँ लगा देता है, जिसके कारण बहुत जाम लगता है। बहुत उसी से जाम लगता है, उसी से जाम लगता है। अब प्रशासन लोग जो है ना ढील दे देता है अपना चक्कर में। ये लड़के पैसा चक्कर में रहता है, लोग जाम लगा देता है। तो यहाँ से घूम के सब निकलता होगा तो उन लोग को भी दिक्कत होता होगा, जाम रहता होगा तो दिक्कत रहता है कि ये रहता है तो फोटो तीन लेता है, आगे करके ले लेता है। लोग ये बोलता है कि लाइन से आगे नहीं है, तो उसका फोटो तीन लेता है कि ऐसे कटान चलान कट जाएगा, ये उससे पुलिस में दे के पैसा ले लेता है। दिन भर यही यहाँ क्रियाकलाप चलता है। हाँ, देखिए ना, ई रिक्शा में एगो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 3 का 4 लोग बैठे हुए हैं। ये बताओ भैया, ये बताइए
कि यहाँ पर सब कह रहा है कि चिड़िया खाना के पास ई रिक्शा वाला लोग ही ज्यादा जाम लगाता है, सही बात है? हम तो आते नहीं है, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। वो सुबह के टाइम में एक आध मरतबे आ गए थे आगे। हाँ, ऐसे आप कहाँ चलाते हैं? ऐसे चलाते हैं राजा बाजार IGMS पाटलिपुत्र है। अच्छा ये बात बताइए कि ई रिक्शा के कारण सही में जाम लगता है कि नहीं? अब हम कैसे बोले, उतना बड़ा बस चलता है तो जाम नहीं लगता है, जब इतना गाड़ी छोटा है तो इससे ज्यादा जाम लगता है। अरे भैया देखिए सब जो है ना अपना अपना पल्ला झाड़ लेता है।